इंडियन गवर्नमेंट ने 150 से भी ज्यादा दवाइयां बैन कर दी है जो लोग घर घर में यूज करते आ रहे हैं। इन दवाइयों की लिस्ट में नाम शामिल है क्रोसिन कोल्ड एंड फ्लू, विक्स एक्शन 500, डी कोल्ड टोटल, डोलो कोल्ड और अन्य पैरासिटामोल और सेटेरिजीन जैसे ड्रग्स के कॉम्बिनेशंस जो हर किसी ने कभी ना कभी यूज जरूर किए। किसी ने एक आध बार तो किसी ने बार बार, बुखार में, सिर दर्द में, सर्दी जुकाम जैसे आम ट्रीटमेंट्स के लिए। अचानक से ऐसे 150 से भी ज्यादा दवाइयों को एक साथ बैन कर देना ये अपने आप में ही बहुत सारे सवाल खड़े करता है, राइट? बट यहां तक भी गवर्नमेंट नहीं रुकी। अब इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री की नजर में इंडिया में बिकने वाले 30+ मल्टीविटामिन्स के ब्रांड्स हैं जिन पर गवर्नमेंट की नजरें अटकी हुई है और जो भी कभी भी बैन हो सकते हैं। नाउ वंस अगेन, मल्टीविटामिन्स ये तो बेसिक ड्रग्स है यार, इन्हें क्यों बैन किया जा रहा है? हाल फिलहाल में ये जो बैन्स का सिलसिला चला ना, इन्होंने इंडियन ड्रग इंडस्ट्री के कई छुपे राजों से पर्दाफाश किया है। सामने आए हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के कुछ डर्टी सीक्रेट्स, कुछ मजबूरियां और कुछ वल्नरेबिलिटीज जो कई फार्मा इंडस्ट्रीज से जुड़े लोग नहीं चाहते कंज्यूमर्स के आंखों के सामने आए। Indian government banned 344 drugs. It's big pharma. They decide who lives and who dies. लेकिन आज का ये वीडियो रिस्क को अवॉइड करते हुए इन्हीं सारे राजों को खोलने के मकसद से ही बनाया गया ताकि आप तक सही अवेयरनेस फैले और सभी व्यूअर्स इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाए, क्योंकि आखिर हमारे हेल्थ का सवाल है और हेल्थ से ज्यादा वैल्यूएबल कोई चीज इस दुनिया में होती है क्या? अच्छा, मुद्दे में डीप घुसने से पहले ना ये देखना, ये बैन का डिसीजन इस स्केल पर पहली बार नहीं लगा है। इनफैक्ट 2016 में भी गवर्नमेंट ने एक साथ 344 ड्रग्स को बैन कर दिया था। अभी तक गवर्नमेंट ने CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर करीब 6500 ड्रग्स की डिटेल टेस्टिंग करते हुए उनमें से टोटल 687 ड्रग्स को बैन किया हुआ है इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट से। बट एक बहुत ही कंसर्निंग बात यह है कि आज भी अगर किसी आप लोकल ड्रग स्टोर या एक ऑनलाइन फार्मेसी में विजिट करोगे ना, तो आपको यही ड्रग्स जो 2016 में ही बैन हो चुके हैं आज भी आपको वहां पर परचेस करने के लिए मिलेंगे। बैन होने के बाद भी आखिर ये ड्रग्स आज भी इंडियन मार्केट में खुलेआम ड्रग स्टोर्स और ऑनलाइन वेबसाइट्स में कैसे बिक रहे हैं? और क्या इसका मतलब ये है कि हम अब तक गलत दवाइयां खा रहे हैं और इसका हमारी सेहत पर क्या फर्क पड़ रहा है? फिर दूसरी तरफ इन कंपनियों को इंडियन गवर्नमेंट के बैन का कोई डर या कंसर्न नहीं है क्या? और अगर इन्हें कोई कंसर्न नहीं है तो क्या हमें भी नहीं होना चाहिए? चलिए समझते हैं कि ये बैन आखिर लगाया क्यों गया था इन द फर्स्ट प्लेस। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जिम्मेदार है ये मेक श्योर करने के लिए कि भारत जैसा एक 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हर एक इंसान को इफेक्टिव और सस्ती दवाइयां मिलते रहे ताकि हर भारतीय बीमारियों से दूर स्वस्थ रहे और लंबी जिंदगी जिए। बट इंडिया जैसे आबादी से भरे हुए देश में क्योंकि साइंटिफिक एजुकेशन कम है, आम कंज्यूमर्स मेडिसिन और उन्हें सही से इस्तेमाल कैसे करना है इस चीज को ठीक से समझते नहीं है। और यहीं पर आ जाता है डॉक्टर्स का रोल। डॉक्टर्स आपकी बीमारियों को डायग्नोज करके आपको प्रिस्क्रिप्शन के रूप में दवाइयां रेकमेंड करते हैं और यही चीज फार्मा कंपनीज अच्छे से जानती है। फार्मा कंपनीज ये अच्छे से जानती है कि अगर उन्हें ज्यादा दवाइयां बेचकर मोटे पैसे कमाने तो उन्हें कैसे भी करके डॉक्टर्स को अपने साइड में लेना होगा। अब आपको अगर अगस्त 2022 का डोलो दवाई के मैन्युफैक्चरर माइक्रो लैब्स का केस याद होगा, उनका केस बेसिकली सुप्रीम कोर्ट तक गया था क्योंकि इल्जाम यह था कि इन्होंने कोविड के समय में इंडिया भर के डॉक्टर्स में 1000 करोड़ रुपए के तक के फ्रीबीज और गिफ्ट्स बांटे थे ताकि हर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में डोलो ब्रांड की दवाइयों को लिख कर दे। और ऐसा हुआ भी। डोलो ब्रांड के सभी प्रोडक्ट्स जैसे डोलो 650, डोलो 500, कोल्ड, ये सब कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद से ही एकदम रातों रात घर घर के नाम बन गए। अब ये इशू काफी कंसर्निंग था। इवन सुप्रीम कोर्ट ने तक इसे बहुत ही सीरियस इशू बताया। 1,000 crore freebies have been paid to doctors across India to prescribe the popular anti-fever medicine Dolo. CBDT ने अपनी जांच में पाया है कि माइक्रो लैब्स ने डोलो की सेल बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांटी। क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन ने 2002 से ही ऑलरेडी ये रूल पास करके रखा है कि इंडियन डॉक्टर्स कोई भी ब्रांडेड मेडिसिन का नाम नहीं रेकमेंड कर सकते।
उन्हें सिर्फ उस दवाई के केमिकल का ही नाम या जेनेरिक नाम ही प्रेस्क्राइब करना है। यानी कि बेसिकली डॉक्टर्स डोलो 650 प्रेस्क्रिप्शन में नहीं लिख के दे सकते, उन्हें डोलो 650 का जो एक्टिव केमिकल या ड्रग है जो कि पैरासिटामोल है वही अपने प्रेस्क्रिप्शन में लिखना होगा। क्योंकि बेसिकली इससे पेशेंट के पास ऑप्शन होगा ना कि वो जो ब्रांड का चाहे और जो ब्रांड का उसे परवड़े वो दवाई को परचेस करे। अगर वो कमजोर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आता है तो इवन वो जेनेरिक मेडिसिन भी खरीद सकता है जिसकी कीमत भारत सरकार के सब्सिडाइजेशन की वजह से 3 से 4 गुना कम होती है। और इसीलिए डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शंस में किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की दवाई का नाम लिखकर पेशेंट को जबरदस्ती महंगी दवाई खरीदने के लिए परसुएड नहीं कर सकते। लेकिन आज तक कितने ही डॉक्टर्स खुलेआम ब्रांडेड दवाइयों के नाम पेशेंट्स को रेकमेंड करते आ रहे हैं, और उसके पीछे की वजह है फार्मा कंपनीज की लॉबिंग। इट टर्न्स आउट ये डोलो कंपनी का केस कोई इकलौता केस बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये इंडस्ट्री की दुर्भाग्यवश एक कॉमन प्रैक्टिस है। पिछले ही साल मैंने डिटेल में एक पूरा वीडियो बनाया था जिसमें हमने डॉक्टर्स और फार्मा कंपनीज के नेक्सस को एक्सपोज किया था विद प्रूफ्स। बताया था कि कैसे ये बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां डॉक्टर्स को फ्रीबीज और यहां तक कि लग्जरी हॉलीडे ट्रिप्स तक ऑफर कर रही है उनकी दवाइयां प्रिस्क्राइब करवाने या सिंपली बेचने के लिए। इवन आपको कई डॉक्टर्स के छोटे छोटे क्लिनिक्स में तक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स या एमआरस अपने अपने कंपनीज की दवाइयों को लेकर खड़े दिखेंगे। डॉक्टर्स को इससे एक्स्ट्रा इनकम मिलती है और फार्मा कंपनीज के सेल्स भी बढ़ते हैं। तो बेसिकली फार्मा कंपनीज जब चाहे बड़े आसानी से मार्केट को कंट्रोल कर सकती है। पेशेंट को जो दवाई की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसके जगह पर कुछ भलता ही उससे महंगी दवा डॉक्टरों के थ्रू प्रिस्क्राइब करवा सकती है, और ये एक डेंजरस लूपहोल है। मजबूर पेशेंट तो बेचारा जो भी दवाई डॉक्टर लिख के देगा वो उसे खरीदेगा, जिससे फिर डॉक्टर्स से लेकर मेडिकल शॉप ओनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स तक सबको कमीशन मिलेगा। बट गवर्नमेंट के नजरों में यहां पर नुकसान होता है सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स का। डोंट फॉरगेट, इंडिया जैसे देश में आज भी एक एवरेज इंसान की इनकम 15,000 रुपए पर मंथ है 2024 के ही लेटेस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से। अगर कोई अमीर पेशेंट है तो एक बार के लिए उसे ब्रांडेड दवाई के लिए 3 गुना ज्यादा पे करना चल भी जाएगा। बट अगर कोई गरीब मरीज है जिसे कोई सीरियस बीमारी हो गई है तो वो तो दवाइयों के खर्चे तले दब जाएगा। अब नो डाउट यहां पर डॉक्टर्स ने भी अपनी सफाई में इंडियन फार्मास्यूटिकल सिस्टम के एक दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट लूप होल को एक्सपोज किया है, जिसके बारे में हम कुछ ही देर में बात करेंगे। बट बेसिकली इसीलिए इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री की ये टॉप प्रायोरिटी है कि दवाइयों को लेकर इंडिया में फार्मा कंपनीज ऐसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस में ना इन्वॉल्व हो। हाल ही का बैन भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने 150+ मेडिसिन में कुछ इसी वजह से लगाया है। इंडिया में डेंजरस, अननीडेड और ओवर प्राइस दवाइयों के सेल्स पर पाबंदी लगाने के लिए। अब यहीं पर सामने आता है फार्मा इंडस्ट्री का एक बड़ा गेम। सो बात ऐसी है ना, इंडियन गवर्नमेंट ने एक लिस्ट पब्लिश की है उन दवाइयों की जो कि एक्चुअली में जरूरी और नीडेड है पेशेंट्स के लिए। इस लिस्ट को नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन या NLEM कहते हैं। गवर्नमेंट ने उन सारी जरूरी और लाइफ सेविंग ड्रग्स को लिस्ट किया है जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में मिलना आवश्यक है, कंपलसरी है। अब इन मेडिसिन पर ना गवर्नमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत प्राइसिंग पर एक कैप बिठा के रखा हुआ है, काइंड ऑफ MRP की तरह, ताकि सभी सिटीजन्स को एक अफोर्डेबल प्राइस में दवाइयां मिले। अब इसी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में अगर आप देखोगे तो कुल मिलाकर 384 ड्रग्स के नाम शामिल है, जिसमें से 364 ड्रग्स इंडिविजुअल कैटेगरी के ड्रग्स हैं और सिर्फ 20 ही ड्रग्स FDC कैटेगरी के ड्रग्स हैं। अब ये FDCs कैटेगरी क्या है दवाइयों की और क्यों ये बैन के पीछे एक बड़ी वजह है। सो FDCs का फुल फॉर्म है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स, जिन्हें मार्केट में कॉकटेल ड्रग्स भी कहा जाता है। ये बेसिकली वो ड्रग्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट 2 या उससे ज्यादा इंडिविजुअल दवाइयों का मिक्सचर होता है, और क्योंकि ये नापातुला फॉर्मुलेशन होता है इसीलिए इन्हें फिक्स्ड डोज कहते हैं। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे डोलो ब्रांड की एक बहुत ही कॉमन दवाई है डोलो 650। इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को अगर आप देखोगे तो इसमें बस एक इंडिविजुअल ड्रग पैरासिटामोल है, पर वहीं पर डोलो ब्रांड की ही एक दूसरी दवाई डोलो कोल्ड में ये 4 इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, यानी कि ये कॉकटेल मेडिसिन है, और इसीलिए ये फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स की कैटेगरी में आती है और सरकार ने इसे बैन किया है। ठीक इसी ही तरह विक्स एक्शन 500 भी 3 दवाइयों का मिक्स है, डी कोल्ड टोटल भी और चेस्टॉन कोल्ड भी सेम।
सो बेसिकली वो सारी दवाइयां जो इन लिस्टेड ड्रग्स के कॉकटेल्स हैं उन्हें बैन किया गया है। और इसीलिए डोलो 650 या डोलो 500 फॉर एग्जाम्पल बैंड नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही ड्रग पैरासिटामोल है। बट वहीं पर डोलो कोल्ड कॉकटेल होने की वजह से बैंड है। और इसीलिए पैरासिटामोल और सेटेरिजिन ये इंडिविजुअल कॉम्पाउंड्स भी बैंड नहीं है, बल्कि उनके कुछ स्पेसिफिक कॉकटेल ड्रग्स बैंड है। खैर, ये चीज को क्लियर करना जरूरी था ताकि हम इस बैन के पीछे की टेक्निकलिटीज को भी समझें, क्योंकि कई लोग ऐसे गलत न्यूज फैला रहे हैं ये कहकर कि पैरासिटामोल बैन हो गया या ऐसे ही इंडिविजुअल ड्रग्स बैन हो गए। सो अब अगला सवाल डेफिनेटली ये आता है कि सरकार ने इंडिविजुअल ड्रग्स को बख्शकर कॉकटेल ड्रग्स यानी कि एफडीसीज को क्यों टारगेट किया? वेल, दैट इज बिकॉज यहीं पर सामने आता है फार्मा कंपनीज का एक बड़ा गेम जो एवरेज कंज्यूमर की आंखों में धूल झोंक देता है। सो गवर्नमेंट की जो लिस्टेड एसेंशियल मेडिसिन है ना, जैसे हमने जाना, उनकी एमआरपी पर एक कैप होता है जो गवर्नमेंट खुद रेगुलेट करती है। उनका दाम प्राइवेटली कोई भी कंपनी नहीं बढ़ा सकती या उसे मैनिपुलेट कर सकती। लेकिन अगर किसी फार्मा कंपनी को अपने प्रॉफिट्स को दुगुना करना है ना, तो उस इंडिविजुअल ड्रग के साथ बस एक नया केमिकल ऐड कर दो, थोड़ी मात्रा ऊपर नीचे कर दो और एक नए ही कैटेगरी का ड्रग बन जाएगा जो कि इजीली गवर्नमेंट के उस एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट के एमआरपी कैप को बाईपास कर सकता है। और फिर एक कंपनी को ऐसे करते हुए देख 10 और कंपनियां भी इस होड़ में कूद पड़ती है और ऐसा करके ये फार्मा कंपनीज बड़े आसानी से किसी भी दवाई का मार्केट प्राइस बढ़ा सकती है सभी कंज्यूमर्स के लिए। सो ये तो हुआ एक रीजन एफडीसीज पर क्रैकडाउन का। अब बात करते हैं दूसरे और ज्यादा गंभीर रीजन की। सो बात यह है ना, हमारी बॉडी को हमेशा मल्टीपल ड्रग्स की जरूरत होती ही नहीं है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका सिर्फ सर दर्द हो रहा है, बट मेडिकल शॉप वाले केमिस्ट भैया आपको एक एफडीसी पकड़ा देते हैं जो बॉडी पेन, सर्दी, बुखार से लड़ने वाली सभी दवाइयों का एक मिश्रण है। अब इससे आपका सर दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी में 3 एक्स्ट्रा ड्रग्स या केमिकल्स भी तो चले गए जिनकी जरूरत ही नहीं थी और जो आपके बॉडी में ज्यादा डैमेज और साइड इफेक्ट्स क्रिएट करेंगे, जिसे बिल्कुल ही अवॉइड किया जा सकता था। और अगर उस कॉकटेल में लेट से एंटीबायोटिक ड्रग्स भी है, तो वो तो बिना मतलब का आपके शरीर में जाकर आपका बैक्टीरियल रेजिस्टेंस भी बढ़ा कर जाएगा। यानी कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको वाकई में इन्फेक्शन होता है तो आपको उसी ड्रग का ज्यादा डोज लेना पड़ेगा जो कि ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी कॉज करेगा। हर कोई डॉक्टर इस बात से एग्री करते हैं कि हर एक एलोपैथिक ड्रग के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो जितनी हाई पावर की दवाइयां खानी पड़े उतना ही बॉडी को वो कमजोर बनाती है, जिससे हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी वीक होने लगती है। सो या एफडीसीज पर क्रैकडाउन के पीछे गवर्नमेंट के कुछ वैलिड रीजन जरूर है, पर यहां पर एक बड़ा कॉमन सेंस वाला सवाल आपके दिमाग में नहीं आ रहा क्या? अगर ये एफडीसी दवाइयों से लोगों को हेल्थ डैमेज का खतरा है और साथ में मोस्ट ऑफ दी दवाइयां इरैशनल यानी नॉट सो यूजफुल और बस एक मार्केटिंग गिमिक हो सकती है, तो फिर गवर्नमेंट इन्हें अप्रूव ही क्यों कर रही है इन द फर्स्ट प्लेस? बिल्कुल, दैट डजंट मेक सेंस एट ऑल। दवाइयों को अप्रूव करना तो सीडीएससीओ यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के ही हाथ में है और उन्हीं के पास पूरा पावर होता है अननीडेड मार्केटिंग गिमिक्स वाले और हार्मफुल दवाइयों को पहले ही रिजेक्ट करने का। सो यहां पर हो क्या रहा है? पहले अप्रूव हो जा रहे हैं, बाद में उन पर बैन लगाया जा रहा है। वेल फ्रेंड्स, यहीं पर एक्सपोज होता है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री में करप्शन और सरासर लापरवाही की एक कड़वी सच्चाई। देखो, इंडिया में ना दवाइयों के अप्रूवल के पूरे प्रोसेस में लूप होल्स कहां पर है ना, उसे एक सिंपल से केस स्टडी से समझते हैं ताकि आपको भी समझ में आए कि इंडियन फार्मा इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। एग्जाम्पल के लिए समझो, मेरी एक फार्मा कंपनी है जीएसएफ फार्मा के नाम से। अब अगर मुझे एक न्यू मेडिसिन लॉन्च करनी है, लेट्स से जीएसएफ अल्ट्रा के नाम से, जो एक पैरासिटामोल और कैफीन का मिक्स है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? मैं कैसे उसे लॉन्च कर सकता हूं? तो देखो, मार्केट में उतरने से पहले हमारी कंपनी जीएसएफ फार्मा को 2 बड़े चेक पॉइंट्स को क्लियर करना होगा ताकि हमें उस मेडिसिन को लीगली सेल करने का लाइसेंस मिल सके। किसी भी फार्मास्यूटिकल ड्रग को मार्केट में आने के लिए सबसे पहले सीडीएससीओ का अप्रूवल लगता है, जो ड्रग रेगुलेशन की सेंट्रल एजेंसी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। ये हर एक ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी, यानी कि उससे पेशेंट्स को कितना फायदा या नुकसान होगा, ये सब अच्छे से चेक करने के बाद ही उस ड्रग को पास या रिजेक्ट करती है। अब लेट्स से हमारे जीएसएफ अल्ट्रा को ये सीडीएससीओ का अप्रूवल मिल जाता है, तो अब आता है नेक्स्ट स्टेप। हमारे जीएसएफ अल्ट्रा की मैन्युफैक्चरिंग के लिए
हमें एक बड़ी फैक्ट्री डालनी होगी, राइट? वेल, उसके लिए हम जिस स्टेट में फैक्ट्री डालने वाले हैं ना, उस स्टेट की स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी SLAs का लाइसेंस चाहिए होगा, ताकि हम लीगली उस स्टेट में प्रोडक्शन कर सके और फिर माल को ऑल ओवर इंडिया बेच सके। अब इंडिया में इसी प्रोसेस में आ जाता है एक सबसे बड़ा लूप होल, जो कि लिटरली जड़ है ये सभी बैन से जुड़े प्रॉब्लम्स का। जैसे हमने जाना कि नए मेडिसिन को लॉन्च करने के लिए मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि CDSCO का लाइसेंस सबसे पहले निकालना कंपलसरी है, राइट? बट यही कंपलसरी चीज ही करप्शन और नेग्लिजेंस की वजह से फॉलो ही नहीं हो रही। 2016 में पब्लिश हुए इस आर्टिकल में हमारे पूरे फार्मा इंडस्ट्री की एक कंसर्निंग तस्वीर सामने लाते हुए ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क AIDAN के को-फाउंडर S श्रीनिवास ने यह एक्सपोज किया कि ज्यादातर फार्मा कंपनियां सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को बाईपास करती है। डायरेक्टली वो स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचकर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस के लिए अप्लाई करती है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन अप्रूव भी कर देती है। और इसी वजह से पिछले 30 सालों में मार्केट में हजारों की तादाद में अनअप्रूव्ड ड्रग्स खुलेआम मार्केट में घूम रहे, जिसके बारे में CDSCO को पता भी नहीं है। और फिर उन्हें जैसे ही पता चलता है तो गवर्नमेंट धड़ाधड़ इन FDCs पर एक एक करके बैन लगाना शुरू करती है। और इसीलिए हम न्यूज में सुनते हैं कि कभी 350 ड्रग्स बैन हो गए तो कभी 150 ड्रग्स। तो फिर अब यहां पर आता है एक सबसे बड़ा सवाल, इन दवाइयों को चलो बैन तो कर दिया, बट फिर आज भी ये दवाइयां बैन के बाद भी आम केमिस्ट शॉप्स और इवन ऑनलाइन स्टोर्स में भी कैसे खुलेआम बिक रही है? तो बैन करने का मतलब ही क्या हुआ भला? इनफैक्ट आप अभी भी जाकर एक सिंपल सी गूगल सर्च करके पता लगा सकते हो कि D-Cold टोटल, चेस्टॉन कोल्ड, डोलो कोल्ड, पैराफास्ट जैसी बैंड FDCs अभी भी ऑनलाइन और आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर्स दोनों में अवेलेबल है। सो क्या ये बैन कोई जोक है क्या? वेल, दैट इज बिकॉज फार्मा कंपनीज बहुत ही कन्वीनियंटली ऐसे बैन ऑर्डर्स को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज कर देती है, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। My lords, with all due respect to the summons, क्या फर्जी केस है? हमारी कंपनी का एक एक ड्रग न सिर्फ मेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अप्रूव्ड है, बल्कि US FMA के अप्रूव्ड ड्रग्स हैं। इंडियन जस्टिस सिस्टम बहुत स्लो है, ये बात कंपनियां अच्छे से जानती है, और इसीलिए ऐसे कई सारे केसेस एक साथ कोर्ट में चलते रहते हैं सालों तक। अब डेफिनेटली यहां पर कुछ ड्रग्स लास्ट में रैशनल और सेफ प्रूव भी हो जाते हैं, बट देन ऑन दी अदर हैंड कई ड्रग्स इरैशनल और हार्मफुल भी प्रूव हो जाते हैं। सो अगर कोई भी कंज्यूमर आज के टाइम पे अनअप्रूव्ड FDC कंज्यूम कर रहा है तो रिस्क उसके खुद के ऊपर ही आ जाता है। अब ऐसे में जब ये रेगुलेशंस इतने वीक है, आपको अपने नॉलेज से ही खुद को अवेयर रखना होगा कि आप जो ड्रग कंज्यूम कर रहे हो उसमें कॉम्पाउंड्स कौन से मौजूद हैं, उनके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और क्या वो आपको सही में सूट भी करेंगे या नहीं। बट 100 बात की एक बात यही है कि यहाँ पर जस्ट अगर गवर्नमेंट रेगुलेशंस को लेकर और स्ट्रिक्ट हो जाएगी, हमारा अप्रूवल सिस्टम ठीक से लागू किया जाएगा, तो फार्मा कंपनीज चकमा नहीं दे पाएंगे और फिर ये सब बैन्स की नौबत ही नहीं आएगी इन द फर्स्ट प्लेस। पुअर रेगुलेशंस का ही एक बहुत ही बड़ा डैमेजिंग इफेक्ट इंडिया में देखने को मिला है। लिटरली कई ऐसे ड्रग्स है जो मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज में बैंड है, लेकिन आज भी वो इंडिया में फ्रीली मिलते हैं जस्ट बिकॉज लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दवाइयों का एग्जाम्पल ले लो, नीमेसुलाइड। ये पेन किलर US, UK और मोस्ट ऑफ द यूरोपियन देशों में बैंड है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स हमारे लिए बुरे हैं और इसके बहुत सारे सेफ ऑल्टरनेटिव्स जैसे इबुप्रोफेन मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो ये क्लियरली एक इरैशनल और अनसेफ ड्रग है। इवन पेफ्लोक्सासिन और स्पैरफ्लोक्सासिन जो पिछले 15 साल से US और कई डेवलप्ड कंट्रीज में बैंड है, वो आज तक इंडियन मार्केट्स में ओपनली अवेलेबल है। BBC के 2012 में पब्लिश इस आर्टिकल में उनकी टीम ने इंडिया के फार्मा इंडस्ट्री की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की थी और तभी ये कंक्लूड किया था कि रेगुलेशंस को ठीक से फॉलो नहीं करने की वजह से फार्मा कंपनीज ने इंडिया को दुनिया का एक फार्मास्यूटिकल डंपिंग ग्राउंड ही बना दिया है, जहां पर लगातार रिजेक्टेड और सब स्टैंडर्ड ड्रग्स कंज्यूम किए जा रहे हैं, चाहे जाने में या अनजाने में। बेसिकली सभी फार्मेसीज को यही लगता है कि दुनिया में जो भी दवाइयां कहीं नहीं चलेगी वो लास्ट में इंडिया में तो चल ही जाएगी, और हम जैसे मोस्ट ऑफ द आम कंज्यूमर्स को इस बात का कोई आइडिया ही नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। अब यही लैक ऑफ रेगुलेशन सिर्फ आपके और मेरे जैसे कंज्यूमर्स के लिए ही डेंजरस नहीं है, बल्कि इंडियन फार्मा कंपनीज
और इंडिया के फॉरेन रेप्यूटेशन के लिए भी डेंजरस है। अगर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं होंगे तो कंपनियां भी सब स्टैंडर्ड क्वालिटीज की ही दवाइयां बनाएगी जो फायदा से ज्यादा नुकसान करवाएंगे। जैसे अभी हाल ही का दिसंबर 2022 का ही केस ले लो। एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी मैरियन बायोटेक के कफ सिरप में गड़बड़ी के कारण उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो गई। Uzbekistan has claimed that 18 children have died in the country after consuming medicines manufactured by Noida-based Marion Biotech. The Uzbek government said that 21 kids were hospitalized with acute respiratory diseases, a side effect of consuming the cough syrup Doc1 Max, which Marion Biotech allegedly manufactures. और WHO के स्टेटमेंट के अनुसार अगस्त 2023 तक इसी कफ सिरप ने टोटल 68 लोगों की जान ले ली थी। उज़्बेकिस्तान कोर्ट ने फिर इससे जुड़े 23 लोगों को कार्यवाही में अरेस्ट किया और उस सिरप के डिस्ट्रीब्यूटर रघवेंद्र सिंह को 20 साल की जेल हुई। फिर उससे कुछ ही महीने पहले सितंबर 2022 में भी हरियाणा बेस्ड मेडन फार्मास्यूटिकल्स के कफ सिरप ने गैम्बिया में 70 बच्चों की जान ले ली थी। ये भी सब स्टैंडर्ड और मिलावट वाले कफ सिरप के वजह से हुआ था। आपको ऐसे कई सारे और एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां पर सब स्टैंडर्ड यानी कि खराब क्वालिटी की दवाइयों की वजह से आम जनता की जान चली गई है या उन्हें सीरियस साइड इफेक्ट्स हुए हो। इनफैक्ट 2023 में इंडियन डॉक्टर्स और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो कि देश की सबसे बड़ी डॉक्टर्स की बॉडी है, उन्होंने भी एग्जैक्टली यही कंसर्न उठाया था जब उन पर यह इल्जाम लगाया गया कि वो ब्रांडेड मेडिसिन क्यों रेकमेंड करते हैं जबकि ये इलीगल है और उन्हें सिर्फ जेनेरिक मेडिसिन ही रेकमेंड करना चाहिए। हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी ना, जब मैंने कहा था कि डॉक्टर्स की साइड ऑफ द स्टोरी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। वेल, अकॉर्डिंग टू इंडियन डॉक्टर्स, जेनेरिक मेडिसिन की क्वालिटी ही इंडियन डॉक्टर्स का सबसे बड़ा कंसर्न है। I really appreciate that generics should be given, the common man should be benefited, but the point is, who is going to have a quality control of the generics, number one. And number two, who is going to control the corruption? डॉक्टर्स ने ये नोटिस किया है कि जेनेरिक मेडिसिन ज्यादातर खराब प्रोडक्शन और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी से ही बनती है। उन पे कोई भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस या फिल्ट्रेशंस नहीं किए जाते और यही वजह है कि डॉक्टर्स ब्रांडेड ड्रग्स प्रिस्क्राइब करना ज्यादा प्रेफर करते हैं जिनकी क्वालिटी पर भरोसा किया जा सकता है। और ये बात काफी हद तक सही भी है। हमारी गवर्नमेंट को पहले जेनेरिक ड्रग्स को पूरी तरीके से सेफ और एफिशिएंट बनाना होगा और उसी के बाद ही वो कोई भी रूल्स या लॉज का 100% इंप्लीमेंटेशन विदाउट एनी कोलैटरल डैमेज एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट करना है तो वो स्टैंडर्ड को हमें सबसे पहले घर में ही क्रिएट करना होगा, तब जाकर हर कोई भारतीय फार्मा एंटरप्रेन्योर उस स्टैंडर्ड को इजीली इंटरनेशनली भी किसी भी देश में अपहोल्ड कर पाएगा। इंडिया जैसे देश का पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। इंडिया को कोविड-19 के बाद से फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का टैग मिला है जस्ट बिकॉज हम ग्लोबली वैक्सीन्स और जेनेरिक मेडिसिन के सबसे बड़े सप्लायर हैं। India truly established that it was the pharmacy of the world. India had extended a helping hand by providing made in India vaccines to nearly 100 countries. India is playing the role of the pharmacy to the world. क्योंकि कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान इंडिया के वैक्सीन्स ने दुनिया भर के देशों में करोड़ों लोगों की जान को बचाया था, वो भी ऐसे क्रिटिकल टाइम में जब यूएसए और यूके जैसी एडवांस और विकसित कंट्रियां भी अपने खुद के देश की मेडिसिन का ही कोटा पूरा नहीं कर पा रही थी। और तब ऐसे समय में इंडिया ने ना सिर्फ अपने 140 करोड़ की आबादी को वैक्सीन और ड्रग्स पहुंचाए, बट इवन पूरे यूएस और यूके में 40% तक जेनेरिक मेडिसिन इंडियन फार्मास ने ही सप्लाई किया। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया में आज भी इंडिया अफोर्डेबल कॉस्ट में वैक्सीन पहुंचाता है। That we were extremely grateful for the support that India gave to the continent, and India was a friend in very difficult times. So we would like India, with its wonderful pharmaceutical companies, to establish plants on the African continent. यानी कि हमारे पास ड्रग्स की टेक्नोलॉजी है और सप्लाइंग कैपेसिटी भी है, बस हमें सेफ और रिलायबल स्टैंडर्ड्स अचीव करने की तरफ अपने कदम बढ़ाने हैं। हमें अपने रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। हमें ड्रग सेफ्टी और क्वालिटी के मामले में चलता है एटीट्यूड को उखाड़ फेंकना होगा और एब्सोल्यूट द बेस्ट बनना होगा, क्योंकि इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री ग्लोबली इंडिया की पहचान बन सकती है। हमारी फार्मा इंडस्ट्री जियोपॉलिटिकली इंडिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल वेपन बन सकती है, जिसे सही तरीके से लेवरेज करके इंडिया दूसरे देशों से अपने नेगोशिएशंस अपने फेवर में करवा सकती है, जैसे आज चाइना करता है।
अपने स्किल्ड वर्कर्स की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के दम पर। और आप सब मेरे व्यूअर्स से मेरी बस सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप और मैं ना इस बड़े जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक गेम में बस एक छोटे से प्यादे हैं। कुछ आगे बढ़ जाएंगे, कुछ शहीद हो जाएंगे, तो कुछ रानी बन जाएंगे, बट हर किसी के हेल्थ की सबसे पहली जिम्मेदारी उसके खुद के ऊपर होती है। एटलीस्ट हमें ऐसा माइंडसेट रखना चाहिए लाइफ में। साइंस ने मुझे बस यही सिखाया है कि खुद नॉलेज हासिल करो, हर दिन कुछ नया सीखो, चीज़ों को फंडामेंटली समझो और अपनी ज़िंदगी को सही डायरेक्शन दो। हमारे चॉइसेस और हमारे डिसीजंस हमारी लाइफ को डायरेक्शन देते हैं और हम बेहतर चॉइसेस और डिसीजंस साइंस और साइंटिफिक सोच की वजह से लेते हैं। सो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि हम हर एक इंडियन में यही सोच डेवलप कर सके और मिलकर हमारे समाज को बेहतर समाज बनाए। जय हिंद, जय विज्ञान।